हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ। एक चैप्टर हमने बीच में स्किप किया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो इसके लिए पहले आपको पॉलिसी का मीनिंग क्लियर करना होगा, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं सरकार की जो बिज़नेस की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। लेकिन पॉलिसी को करने से पहले जो हमारे एक कुछ टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ गोल एंड डिसीज़न, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए क्या है। तो पॉलिसी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल क्या है। गोल मीन्स सिंपल क्या है? टारगेट। चैप्टर का नेम है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो हम यहाँ पर किसके गोल की बात करेंगे? टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या करती है कि सरकार कोई टारगेट फिक्स करती है। टारगेट कि मुझे ये काम करना है, हमें इस साल इतने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमने इस साल इतनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इन्फ्लेशन इतना है, इतना कर देना है। तो ये कुछ सरकार के टारगेट्स हैं। तो टारगेट को क्या बोलते हैं? गोल। उसके बाद गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। उन अल्टरनेटिव में से जब हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं कि मेरा ये टारगेट है, इस टारगेट को मुझे इस तरीके से अचीव करना है, तो जब आप वो अल्टरनेटिव सेट कर लेते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? डिसीज़न। ऐसे ही अब यहाँ पर बात गवर्नमेंट की हो रही है। गवर्नमेंट ने अपना एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव जब सरकार चूज़ करती है तो वो सरकार का क्या हो जाता है? डिसीज़न। इतनी बात समझ में आ गई? अब डिसाइड कर लिया कि कैसे अपने गोल को अचीव करना है, फिर उसके बाद हम बनाते हैं पॉलिसी। सरकार की क्या होती है? फिर पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। कुछ एक्शंस होते हैं, डिसाइड कर लिया कि मैं अपने काम को इस तरीके से करना है, अल्टरनेटिव आपने चूज़ कर लिया। फिर अब उस अल्टरनेटिव को करने के लिए आप कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करोगे, तो उसके बारे में जो है आप यहाँ पर डिसीज़न लेते हो। तो ये क्या हो गया? कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पॉलिसी। समझ में आ रही है? अब इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं, आप लोगों की एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने गोल सेट कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। ये आपका गोल है, सिंपल। क्लियर है? सक्सेसफुल पर्सन के लिए आपके साथ बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप एडवोकेट बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप किसी सिविल सर्विस में जा सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, और जब आप इन ऑप्शन में से एक अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हो तो ये आपका क्या हो गया? डिसीज़न। मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। कैसे? मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो ये सीए बनने का अब आपका क्या हो गया? डिसीज़न हो गया। फिर अब सीए बनना है तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि कैसे बनना है, तो फिर वो आपकी क्या हो जाती है? पॉलिसी। सीए कैसे बनना है, तो इसके लिए जो भी आप पैटर्न चूज़ करते हो, जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शंस चूज़ करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। मेरी ये पॉलिसी होगी, जब तक मैंने पढ़ना है तब तक मैंने किसी से नहीं मिलना, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, एंड्रॉयड मोबाइल अपने पास नहीं रखना। तो ये कुछ आप पॉलिसीज़ बना लोगे अपनी, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। क्लियर होगी ये बात? सिमिलरली ऐसे क्या करती है सरकार? पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन उससे पहले सरकार क्या करती है? अपना टारगेट सेट करती है, अपने गोल डिफाइन करती है। जो भी सरकार अपना टारगेट सेट करती है वो किसको देखकर सेट करती है? अकॉर्डिंग टू पब्लिक वेलफेयर।
तो सरकार इस चीज़ को माइंड में रख के अपने टारगेट सेट करेगी कि लोगों का भला कैसे होगा, फिर वो डिसीज़न लेगी, फिर वो पॉलिसीज़ बनाएगी। क्लियर? चलिए, तो अब आपको पता चल गया कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, गोल का, फिर हमारा क्या स्टेप होगा, डिसीज़न, फिर थर्ड में आती है पॉलिसी। तो यहाँ पर ना आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये बाद में स्टार्ट करेंगे, जो मीनिंग ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी, डिसीजन एंड गोल। तो इसमें मैं डिसीजन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, पॉलिसी के बारे में हमने आपको बता दिया, गोल हमारी बात होगी। इसमें फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलिसी एमिनेट्स फ्रॉम डिसीजन एंड डिसीजन इज टेकन इन लाइन विथ गोल। पॉलिसी कहाँ से निकलती है, डिसीजन से। डिसीजन कब लेते हो, जब आप गोल सेट करते हो। तो ये तीनों स्टेप एज इट इज़ रहेंगे। नंबर 1 पर ऑलवेज गोल आएगा, नंबर 2 पर ऑलवेज डिसीजन आएगा, और नंबर 3 पर ऑलवेज क्या आएगा, पॉलिसी। ये जो ऑर्डर है ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि डिसीजन को आगे रख दिया, गोल को थर्ड में रख दिया। तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जाएगा, और ये जो लाइन अभी मैंने रीड की है, इसको आप ट्रू फॉल्स में भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है। चलिए, अब ये चीज़ क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिसी। इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी क्या है और कौन कौन सी टाइप की पॉलिसीज़ हमारे पास होती हैं। चलिए, तो पॉलिसी सिंपल लिखा हुआ है, पॉलिसी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन। पॉलिसी कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन adopted और proposed by an organization और individual। तो ये जो है ना, अभी हम सिंपल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात नहीं कर रहे। तो पॉलिसी तो किसी की भी हो सकती है। पॉलिसी मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन adopted by an individual और organization। कोई भी इंडिविजुअल जब भी ये डिसाइड करता है कि मुझे अपने काम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो पॉलिसी तो कोई भी बना सकता है। पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर में भी बनती हैं, पॉलिसी पब्लिक सेक्टर में भी बनती हैं। क्लियर? तो बेसिकली आपको पॉलिसी का मीनिंग क्लियर करना है। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन, वो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन, कि मेरे इस काम को अचीव करने के ये प्रिंसिपल्स रहेंगे। तो जब आप वो अडॉप्ट करते हो या कोई प्रपोज करता है कि इस काम को ऐसे हम अचीव कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है अगेन 2 टाइप की होती है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी देखिए क्या है। वन इज पब्लिक पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा इन दोनों में, फिर भी पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करती हूँ, फिर डिफरेंस की बात करेंगे। तो पॉलिसी हमारे पास 2 टाइप की होती है, वन इज पब्लिक पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। इसको कौन बना सकता है, पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर भी आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। तो ये जो है ना पब्लिक पॉलिसी कौन बनाता है, इसको सरकार भी बना सकती है पब्लिक पॉलिसी को, गवर्नमेंट भी, या कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी जब भी पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाती है, पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाती है, तो वो बन जाती है पब्लिक पॉलिसी। अब इसको और डिटेल में करते हैं। पहले कंट्रास्ट बता दूं तो पब्लिक पॉलिसी जब पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाती है, या तो वो पब्लिक हो या वो प्राइवेट है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी अगेन फॉर पब्लिक वेलफेयर है, लेकिन इसको कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट भी आएगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं है।
अगर हम सिंपल बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी को हम पब्लिक पॉलिसी भी बोल सकते हैं, लेकिन जब दो टॉपिक अलग अलग आ गए हैं तो इट मीन्स थोड़ा कोई तो डिफरेंस होगा। तो पब्लिक पॉलिसी मीन्स पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई पॉलिसी, किसके द्वारा? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। चलिए अब आगे देखिए क्या है, मीनिंग क्लियर हो गया पब्लिक पॉलिसी का। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पॉलिसीज आर वेल थॉट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। अब इसमें वही बात आ गई, मैंने क्या बोला कि पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए सेकंड लाइन यही बोला हुआ है कि पब्लिक पॉलिसी किसका डिसीजन है? गवर्नमेंट का डिसीजन है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which the government undertake in pursuit of clearly defined goals and objective। अपने goals और objective को अचीव करने के लिए सरकार जो भी डिसीजन लेती है, या तो वो सोशल फील्ड हो या आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर हो, तो उसके लिए सरकार जो भी कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करती है उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। क्लियर है? जैसे कुछ हम बोल सकते हैं कि पॉलिसीज़ हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, तो वो हमारी बन जाती है एग्जिम पॉलिसी। फिर हमारी क्या बन जाती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर हमारी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। फिर हमारी क्या है? फिस्कल पॉलिसी। तो किसी भी फील्ड में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड है या वो सोशल फील्ड है या पॉलिटिकल फील्ड है, कोई भी आपका फील्ड है, उस फील्ड में जब आप अपना एक टारगेट सेट कर लेते हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करना पड़ता है कि हम इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, इस काम को करने के लिए हमारे प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, तो वो बन जाती है हमारी पब्लिक पॉलिसी। कहते हैं एवरी नेशन डिफाइंस इट्स मोड ऑफ गवर्नेंस। तो पॉलिसी में हम क्या डिफाइन करते हैं? पॉलिसी में हमारा रहता है, बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज मोड ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स किसी काम को करने का तरीका, कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। तो मोड ऑफ गवर्नेंस कि काम को कैसे करना है, डायरेक्शंस। चलिए आगे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर है? अब मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लीजिए एमएनसी इंडिया में है, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं ये बहुत सारी कंट्रीज़ के हैं, मींस यूएसए के मेंबर भी हैं, इसमें यूके के भी हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पर होगी, जिस लैंड पर होगी, अभी कहाँ पर है? इंडिया में है, तो जिस लैंड पर होगी उसके ऊपर उसी लैंड की पॉलिसीज़ अप्लाई होती हैं। अगर इंडिया में कोई एमएनसी है तो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अप्लाई होगी, तो यहाँ पर यूएसए और यूके की पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैव टू अलाइन देयर ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द पब्लिक पॉलिसीज ऑफ दोज नेशंस वेयर फ्रॉम दे ऑपरेट। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं इनकी पॉलिसीज़ किससे मैच होनी चाहिए? पब्लिक पॉलिसी। कौन सी पब्लिक पॉलिसी? जिस लैंड पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये नहीं है कि एमएनसीज बोलेंगी कि हमारी तो अपनी पॉलिसी है, हमारे यहाँ तो यूएसए बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर तो ये पॉलिसी चलती नहीं है। भाई आप जहाँ पर ऑपरेट करोगे आपके ऊपर उसी लैंड की पब्लिक पॉलिसी चलेगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी है आपका। अब पब्लिक पॉलिसी चाहे तो वो टैक्स को लेकर हो, या वो जैसे मैंने आपको लिखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो मनी सप्लाई को लेकर हो, कोई भी पॉलिसी हो, वो सरकार की कहाँ पर दिखती है? जनरली रिफ्लेक्टेड इन एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको +2 का जो चैप्टर है दैट इज़ गवर्नमेंट बजट वो क्लियर है, उस चैप्टर का स्टार्टिंग का ही टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, वो अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है तो ये पॉइंट आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाँ ये है क्या। अब देखिए गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है। गवर्नमेंट बजट क्या है? सरकार अपना एक बजट बनाती है कि एस्टिमेटेड इतनी इनकम हो सकती है नेक्स्ट ईयर और इतने हमारे खर्चे रहेंगे। ठीक है, अब सरकार क्या है, इस साइड क्या डालती है? रिसीट्स,
फिर इधर क्या होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स में कौन कौन से, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार ये डिसाइड करती है इन एडवांस कि मुझे कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिससे ना तो मेरे एसेट्स के ऊपर इफेक्ट आता है और ना ही लाइबिलिटीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है। ये चीज़ें आपको इतनी अगर नहीं याद तो स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। इसका इस चैप्टर से कोई खास लिंक नहीं है, ये सिर्फ बताना है कि बजट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है पॉलिसीज़ के बारे में। फिर सरकार क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ करनी है, जिससे हमारी लाइबिलिटी में भी इफेक्ट आता है, हमारे एसेट्स के ऊपर भी असर पड़ता है। मींस सरकार कहती है कि मैंने लोन लिया हुआ है तो उसको हमने रीपे करना है या कुछ बिल्ड करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई डैम बनाना है। क्लियर। तो उसके लिए सरकार जो जो भी करती है रेवेन्यू में कि कितने हमें वेजेस देने हैं, कितनी हमने सब्सिडी देनी है, कितने हमने लोगों को सैलरी देनी है, कितनी ट्रांसफ़र पेमेंट करनी है, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये बजट में ही रिफ्लेक्ट होती हैं। पॉलिसी तो है ये सरकार की कि कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो जितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उतना फिर आप वेजेस का डिसाइड करोगे। कितने पुअर पीपल की हेल्प करनी है तो उसके लिए ये पॉलिसी आपकी, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, सब्सिडी से होती है। कितने लोगों को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो वो कहाँ से पता चलेगा, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर से पता चलेगा। क्लियर हो रही है बात। अब अगर हम रिसीट की बात करें तो इधर कौन से रिसीट्स लेते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। वो रिसीट्स अगेन जिससे सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती टू रीपे। अब इसमें मेन क्या लेते हैं, सरकार को इनकम कहाँ से होती है, टैक्स से। टैक्स, तो फिर जब टैक्स की बात आ गई तो इसमें कौन सी पॉलिसी नज़र आ रही है आपको, बजट में कौन सी पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है, टैक्सेशन पॉलिसी। फिर सरकार के और कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है, दैट इज़ नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में क्या है, फीस है, फाइन है, पेनल्टी हो गया, एस्चीट हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बजट में क्या होता है, पूरा पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी वैसे तो एक ही है, चाहे तो गवर्नमेंट पॉलिसी हो या पब्लिक पॉलिसी हो, दोनों का मीनिंग वही है कि कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय अथॉरिटी या प्रपोज बाय अथॉरिटी। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात आ जाएगी, गवर्नमेंट की बात आ जाएगी। गवर्नमेंट लेंगे हम इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकते। तो सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी अगेन वो किसके वेलफेयर को देख के बनाएगी, दैट इज़ पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या रिफ्लेक्ट होता है, पब्लिक वेलफेयर रिफ्लेक्ट होता है। अब वही बात है, कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ अ प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। सिंपल। तो इसमें दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज आएगा कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं होगी, बाकी सारा कुछ वही है। लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसीज़, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी, कंपनी आएगा, कंट्री नहीं आएगा। ठीक है, कंपनी आप एनी कंपनी करो, यहाँ पर कंट्री लिखा हुआ है, फॉलोज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो सरकार कुछ भी आपको ऊपर बता सकती है कि आपने कैसे करना है। तो ये हो जाती है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब ये जो सरकार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ये पॉलिसी के जो मॉडल आपके नोट्स में दिए गए हैं तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर बात हो रही थी गवर्नमेंट पॉलिसी में ही बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, तो इस चीज़ को आपने समझना है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में बताती हूँ। ये आपका दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़, पेज नंबर 94 में, उसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, बाकी अभी बाद में करते हैं। तो सरकार की पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, एक होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़, क्योंकि यहाँ से आपको और मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एक होती हैं फैसिलिटेटिव पॉलिसीज़ और एक यहाँ पर रहेगा रेगुलेटरी पॉलिसी। जी, रेगुलेटरी पॉलिसी। अब सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती है ये 4 टाइप की होती है। 1 इज़ रेगुलेटरी पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी,
थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी एंड लास्ट वन इज फैसिलिटेटिव पॉलिसी। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए रेगुलेटरी पॉलिसीज़ क्या है। रेगुलेटरी पॉलिसी मीन्स सरकार की ऐसी पॉलिसी जिसमें सरकार कुछ रेगुलेशंस लगाती है। क्लियर है। रेगुलेशंस मीन्स आपको बताती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि आपने काम कैसे करना है। तो इसमें सरकार मेनली आपको क्या देती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं। अब रेगुलेटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो रेगुलेट करती हैं, जो उनके अंडर होते हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, लाइक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं। ऐसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखी है सेबी की, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये जितने भी शेयर्स का आपका लेन देन होता है स्टॉक एक्सचेंज उसको रेगुलेट करती है। सिमिलरली यहाँ पर एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में दे रखा है, दैट इज़ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA ये किसको रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। क्लियर है। तो ये कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये क्या करती है, इनका काम मेनली क्या होता है, रेगुलेट करना अपने काम को। तो जो इनके अंडर है, सेबी में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, RBI में हमारे कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, IRDA में क्या जाती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो उनके लिए गाइडलाइंस इशू करते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो ये क्या बन गई हमारी रेगुलेटरी पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहते रेगुलेटरी पॉलिसीज आर कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड, बिजनेस, सेफ्टी मेजर्स एंड पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा। कहते दीज पॉलिसीज रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब ये पर्टिकुलर सेक्टर ही तो हो गया। RBI ने किसको रेगुलेट किया, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को। सेबी ने किसको रेगुलेट किया, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को। IRDA किसको रेगुलेट करती है, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। क्लियर होगी बात। तो ये अपने अंडर इनके जो भी यूनिट्स आते हैं ये उनको रेगुलेट करते हैं। इनकी वर्किंग के लिए ये अथॉरिटीज़ जो भी पॉलिसीज़ इशू करते हैं उसको बोलते हैं रेगुलेटरी पॉलिसी। ताकि ये क्यों इशू करते हैं, ताकि इनका जो काम है वो काम करने की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस ये दोनों इम्प्रूव हो जाएं, उनका काम इफ़ेक्टिव हो और उनका काम एफिशिएंट हो। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास सेकंड टाइप की पॉलिसी आ जाती है, दैट इज़ फैसिलिटेटिव पॉलिसी। फैसिलिटेटिव ये एग्जाम्पल आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में कि ये कौन सी पॉलिसी की एग्जाम्पल है। फैसिलिटेटिव पॉलिसी सिंपल मीन्स किसी काम को करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो जो काम है आपका करना इजी हो जाए। फैसिलिटी का मतलब क्या है, फैसिलिटी का मतलब ये है कि हमें ये सुविधाएं अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि अगर ये फैसिलिटी आपके पास है तो ये किसी भी काम को करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फिर अब सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ दी हुई हैं फैसिलिटेटिव, देखिए एग्जांपल दे रखे यहाँ पर, कंडक्टिव पॉलिसीज़ टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो सरकार ने इनको बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कि इनके लिए देखिए एंटरप्राइजेस को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रो बहुत छोटा, स्मॉल, मीडियम, फिर लार्ज। तो लार्ज एंटरप्राइजेस की तो वैसे ही हेल्प हो जाती है। अगर आप लार्ज बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो इट मीन्स आपके पास तो वैसे ही सारी फैसिलिटीज़ हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम के केस में। जिनके पास पैसा कम है, अगर उन्होंने कोई भी इस टाइप की इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो इसमें वो सेटअप कर सकते हैं। तो उनको फिर सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ईजिली उनको लोन प्रोवाइड कर देती है। जैसे आप ये बात कर सकते हैं, इसमें नाबार्ड की आप बात कर सकते हो। नाबार्ड एक फैसिलिटेटिव पॉलिसी है, ये सरकार ने एक बैंक बनाया है, अपेक्स बैंक है। किसका है ये, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देने के लिए है, किसानों को लोन देने के लिए एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स ये बैंक उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि इजीली वो जो है अपने काम में आगे बढ़ सकें। तो ये सरकार की क्या होगी, फैसिलिटेटिव पॉलिसी।
सिमिलरली एक यहाँ पर और एग्जांपल दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल स्किल को इम्प्रूव करने की मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई एबिलिटी है, तो उन स्किल को बाहर निकालने के लिए फिर सरकारें अलग अलग कुछ कोर्सेज लेके आती है, तो उसके लिए कॉरपोरेशन है, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जैसे अभी ये कुछ भी आप बोल सकते हो कि सरकार क्या कर रही है कि सिलाई मशीन, सिलाई सेंटर खोल रही है, तो ये भी एक फैसिलिटी दे दी है गरीब लोगों को कि वो अपना काम कर सकें, अपना लाइवलीहुड ईजिली अर्न कर सकें। चलिए अब आगे है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव, जिसका नाम ही रिस्ट्रिक्टिव है, उसका क्या मतलब है कि सरकार अब यहाँ पर क्या लगाती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस, कुछ एक्टिविटीज़ को सरकार यहाँ पर बैन कर देती है, कुछ के ऊपर सरकार यहाँ पर लिमिट लगा देती है, तो ये होगी हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। इसमें देखिए क्या है, जैसे अब एग्जांपल दे रखी है, प्रोटेक्टिव कस्टम ड्यूटीज़ आर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट। अब जैसे सरकार ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में क्या लगा सकते हैं कि एक कस्टम ड्यूटी लगा रही है। कस्टम ड्यूटी क्या है कि इंपोर्ट के ऊपर सरकार ज़्यादा लगा रही है। क्यों ज़्यादा लगा रही है? ताकि हम चीज़ें बाहर से ना मंगवाएं। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बाहर से नहीं मंगवाएंगे तो जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे, तो इससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको फ़ायदा होगा। तो ये है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि कितना क्वांटिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करोगे, कितनी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ आर मेंट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। It can be in the area of public distribution, public welfare, justice for women, ये health services। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में क्या है, जब सरकार अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने रिसोर्सेज को सरकार लोगों में बांट देती है अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर, स्पेसिफिक सेगमेंट कि सरकार का मेन क्राइटेरिया क्या है, वुमेन्स के ऊपर, कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए फिर सरकार जो भी खर्चा करती है, जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, वो रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। जैसे एक एग्जांपल दे रखे यहाँ पर वुमेन्स को लेके, वुमेन्स चलिए नहीं दी हुई, तो आप देखिए वुमेन को लेके एग्जांपल देखिए। जैसे सरकार ने मेट्रो सिटीज़ में जो ट्रेन्स चलती हैं, तो ट्रेन में अलग से एक जो है वुमेन्स के लिए एक फिक्स कर दिया है कि ये जो एरिया ये वुमेन का ही रहेगा, इसमें कोई भी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो नहीं जा सकते, मेल जो पैसेंजर्स हैं वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अलग से वो ट्रेन के कुछ डिब्बे हैं वो फिक्स कर दिए वुमेन्स के लिए, या सरकार अगर कुछ और फैसिलिटी देती है। अब अगर आप अलग एक और सेगमेंट की बात करें, अडल्ट एजुकेशन, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो सरकार स्पेशल इन लोगों के ऊपर खर्चा करती है ताकि ये लोग पढ़ लिख सकें। फिर इसमें एक और एग्जांपल दे रखी है, फूड रिलीफ। फूड रिलीफ मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, वहाँ पर लोगों को खाना पहुँचाना, तो ये सरकार की पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी मीन सिंपल क्या है कि जब सरकार खर्च करती है आप लोगों के ऊपर ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। आगे एक देखो और एग्जांपल दे रखे हैं, इम्यूनाइजेशन कैंप्स, या एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में, ये जो सरकार पोलियो की मेडिसिन देती है बच्चों के लिए, घर घरों में आकर जो छोटे बच्चे हैं तो उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, तो ये सरकार की डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है। वो फ्री में पिलाए जाते हैं, खर्चा किसका हो रहा है? सरकार का हो रहा है। वो ना तो कोई फैसिलिटी है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई रेगुलेशन है, तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हमने पॉलिसी का मीनिंग क्लियर कर लिया, गवर्नमेंट पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिसी के बारे में भी बता दिया। अब हम कुछ पॉलिसी मॉडल्स करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले यहाँ तक बताओ, आपको क्लियर है जो सुन रहे हैं मुझे?
जितने स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ें क्लियर होगी जितना मैंने अभी तक बोला? और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जो भी लेक्चर नहीं लगा रहे कि लाइव लेक्चर अटेंड किया करें। बाद में इतना समझ में नहीं आता जितना लाइव में समझ में आता है, क्योंकि आप लोग इमीडिएटली मेरे से प्रॉब्लम ले सकते हो। ये तो हमने आपको एक फैसिलिटी दे रखी है वीडियो की कि बाद में भेज देंगे, अदरवाइज़ आपको लाइव ही अटेंड करना होता है। चलिए, ऑल क्लियर, थैंक यू। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं पॉलिसी मॉडल, क्योंकि ये चीज़ें ना आपने पहले नहीं करी हुई कि ये जो भी हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स था वो तो हमने +1 +2 में भी किया हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए नया है। हाँ जी, पॉलिसी मॉडल्स। तो अब पॉलिसी के कुछ मॉडल्स हैं, उसमें पहला पॉलिसी मॉडल है हमारा गैब्रियल एलमंड थ्योरी। गैब्रियल एलमंड्स थ्योरी। इन्होंने अब पब्लिक पॉलिसी को लेकर क्या बोला है? कहते ये जो पब्लिक पॉलिसी है ये कैसी होनी चाहिए। इन्होंने एक आइडिया दिया पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। इनका मेन स्ट्रेस किसके ऊपर था? पॉलिटिकल कल्चर। अब पॉलिटिकल कल्चर क्या है? ये कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या है? अ कंसेप्ट दैट इंक्लूड्स नेशनल कैरेक्टर एंड हाउ पीपल चूज टू गवर्न देमसेल्फ। तो इनका मतलब क्या है? पॉलिटिकल कल्चर का मतलब कि इकॉनमी में क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स कि लोग किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल। फिर उन्होंने और क्या बात की? कहते ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये जो पॉलिटिकल कल्चर है इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटिकल कल्चर में किसकी बात करेंगे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका अपना एक स्ट्रक्चर है कि टॉप में कौन बैठेगा, मिडिल लेवल पर कौन होगा, लोअर लेवल पर कौन होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इनका आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। ये हमें पता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं? लोगों से कुछ इनपुट लेते हैं। इनपुट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इनपुट लेके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आउटपुट में। अब इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये आपको समझना है। इनपुट में क्या क्या आएगा अब हम बात करेंगे डिटेल में इनपुट की। तो यहाँ पर अब एक एक वर्ड के बारे में बात करेंगे जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट देखिए जी, इनपुट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू जेनरिक फंक्शनल कैटेगरीज लाइक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट इनपुट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्ड थ्रू इंटरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्ड थ्रू इंटरेक्शन। अब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा होना चाहिए? पॉलिटिकल कल्चर ऐसा कि लोग जो हैं इंटरेक्ट करें किनके साथ? ये जो स्ट्रक्चर है, जितने भी लेवल्स हैं इनके साथ ये इंटरेक्ट करें, पॉलिटिकल सिस्टम को समझें, इनके जो ओपिनियंस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो इनकी वैल्यूज़ हैं उनको समझें। तो फर्स्ट क्या है हमारा इनपुट क्या है कि पहले आप इनके साथ इंटरेक्ट करो। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सेकंड वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। इसमें हम किसकी बात करेंगे? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की मतलब कि रिक्रूटमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है वही यहाँ पर आएगा। राइट पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस। मतलब रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब क्या है कि ये जितनी भी स्ट्रक्चर है इसको फिल करने के लिए आप जो जितनी भी पोस्ट है इसको फिल करने के लिए आपको लोगों को अपॉइंट करना है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट सही होना चाहिए। राइट पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस।
इनमें आप कौन से पर्सन्स लोगे? पर्सन्स ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी, जिनको डिग्निटी है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, ऑनेस्टी है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं अब हम इसमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन। थर्ड इनपुट देखिए यहाँ पर क्या है। थर्ड इनपुट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ political and personal interest, aggregate of political and public interest। अब आप पॉलिटिक्स में हो तो जिस लेवल पर आप हो, जिस फील्ड में आप हो, तो वहाँ के इंटरेस्ट को तो आपने पूरा करना ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इंटरेस्ट है, प्लस आप किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दोगे, साथ में पब्लिक इंटरेस्ट को भी। तो ये पॉलिटिकल कल्चर ऐसा होना चाहिए कि दोनों इंटरेस्ट को कंबाइन करके चलोगे, ना सिर्फ पब्लिक को, ना सिर्फ पॉलिटिकल को, बल्कि दोनों इंटरेस्ट का इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। फिर अगला बड़ा अच्छा दे रखा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, अब मैंने यहाँ पर बात की कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखोगे। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि हाउ पीपल, क्या लिखेंगे इसमें, हाउ पीपल जी एक्सप्रेस देयर ओपिनियन और इंटरेस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होगा कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। तो उसके लिए फिर एक और फैसिलिटी दे रखी है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की, कि लोग आपके तक खुद अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकें, अपना ओपिनियन बता सकें। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इसमें दे रखे है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। लास्ट इसमें इनपुट क्या है? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हाउ इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स, या हाउ टू डिसेमिनेट, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके करते हैं, हाउ टू डिसेमिनेट्स द इंफॉर्मेशन। जितना भी ये आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कैसे एक दूसरे तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन आपके तक नहीं आएगी तो आप पॉलिसीज़ कैसे बनाओगे, आप अपना आउटपुट कैसे दोगे। तो ये जो सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, ये क्या है? इनपुट है। इनपुट इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में आपसे, पर फिर भी आपको हर एक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर कर लिए। फर्स्ट हमने क्या किया? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल वर्ड को समझना। फिर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, उसमें जो जितनी भी वेरियस पोस्ट है उनको कैसे फिल करोगे आप, इंटरेस्ट को कैसे एग्रीगेट करोगे, अपने इंटरेस्ट को कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने एक्सप्रेस करोगे, और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे आपस में जो है उनका डिसेमिनेट होगी। तो ये हमारे इनपुट हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट देखिए क्या है, कहते हैं आउटपुट एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर कैरिड ऑन बाय अ पॉलिटिकल सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू डिमांड और स्ट्रेस प्लेस्ड अपॉन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। अब आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, आपने अपने ओपिनियंस, अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर कर ली। अब उसके बदले में ये आपको क्या रेस्पॉन्स देते हैं, आपकी कैसे डिमांड को पूरा करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं। तो फिर ये उनका जो आपको जवाब दिया गया है, जो वो आपकी डिमांड के बदले आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो वो पॉलिसी बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब सरकार को पता है आप लोगों ने अपनी नीड्स वहाँ तक पहुँचा दी कि भी बेरोज़गारी बहुत है,
हमें नौकरियां नहीं मिल रही। फिर सरकार जब एक पॉलिसी निकाल देती है कि लोगों को जल्द से जल्द नौकरियां दी जाएंगी, रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी आ जाती है, तो वो सरकार की क्या बन जाती है, ये आउटपुट बन जाता है। कैसे बना, जब सरकार ने जब आपने अपना इनपुट दिया तब सरकार ने आपको क्या दिया, आउटपुट दिया। अब आउटपुट कैसे कैसे आ सकता है, पॉलिसीज़ के थ्रू। पॉलिसी कौन कौन सी, या तो गवर्नमेंट या पब्लिक, प्रोग्राम और डिसीजन। तो ये सरकार के कुछ आउटकम्स हैं। इनपुट के बारे में समझ में आ गया अब आपको डिटेल में। तो ये इनपुट है, इसके बाद सरकार जो आपको डिसीजन देती है, सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती है आपसे इनपुट को लेकर, सरकार जो प्रोग्राम बनाती है उसको बोलते हैं आउटपुट। अब सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, या तो वो गरीबी को ख़त्म करने के लिए या महंगाई को ख़त्म करने के लिए, जैसे मनरेगा स्कीम है, तो ये क्या है, ये भी सरकार का एक आउटपुट है। कैसे, सरकार ने पहले आपसे इनपुट लिया, इसमें सरकार क्या कहती है मनरेगा में कि कम से कम 100 डेज़ की जो वेजेस हैं वो आपको देंगे अगर आप विलिंग हो सरकार के लिए काम करने के लिए। तो ये सरकार की कौन सी पॉलिसी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होगी। चलिए, तो गैब्रियल एलमंट का मॉडल जो है वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डेविड ईस्टन मॉडल। ये हम एक मॉडल और कर लेते हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे। डेविड ईस्टन मॉडल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। पहले तो इन्होंने जो मॉडल यूज़ किया उसका एक और नाम है, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स मॉडल। सीधा सा आपको एक बता देते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, सरकार जब भी कोई डिसीज़न लेती है या जब भी कोई प्रोग्राम बनाती है, तो कई बार क्या हो जाता है कि आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जितनी भी डिमांड्स हैं, उनको हम कवर अप नहीं कर पाते। अब सरकार ने कोई पॉलिसी बना दी इग्नोरिंग सम इंटरेस्ट, इग्नोरिंग सम एक्सपेक्टेशंस, इग्नोरिंग सम डिमांड्स, तो वो बाद में पता चलती हैं कि ये ग्रुप तो रह ही गया, इससे तो हमने पूछा ही नहीं है, ये सेक्टर तो रह ही गया, इनसे भी नहीं हमने पूछा। तो कहते हैं कि उसके बाद भी आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपनी पॉलिसी को अमेंड कर सकते हो। मींस अगर एक बार पॉलिसी बन गई तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो पॉलिसी एज इट इज़ रहेगी, चेंजेस नहीं आ सकते, चेंजेस आ सकते हैं। कैसे, अगर आप लोगों की फीडबैक लेते हो। फीडबैक लेने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ मेरी पॉलिसी सही नहीं बनी, इसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, तो आपको वो चेंजेस करने चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडल आइडेंटिफाइज दैट देयर आर मैनी सोशल डिमांड्स विच आर नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द डिसीजन एंड पॉलिसीज डिजाइंड बाय द स्टेट, जो पहले नहीं लिए गए थे। इन कोर्स ऑफ टाइम द गवर्नमेंट ट्राई टू लुक फॉर सम एवेन्यूज टू लुक फॉर अ फीडबैक प्रोसेस टूवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी। अब एक पॉलिसी बना दी सरकार, इसको लोगों के ऊपर अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है, फिर लोगों से फीडबैक लेती है कि आपको हमारी पॉलिसी कैसी लगी। तो लोग बोलते हैं कि नहीं इस पॉलिसी में ये कमी है, इससे हमारी ये नीड तो पूरी नहीं हो रही, तो हमने आपसे सुजेशन ले ली। सुजेशन लेने के बाद सरकार क्या करती है, पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेके आती है। अमेंडमेंट को क्या बोलेंगे हम, पॉलिसी रिफॉर्म्स। सिंपल, बड़ा ही ईजी है ये। अब जैसे जीएसटी आया, जीएसटी जब आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब इसके बाद लोग बता रहे हैं कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब आपने देखा होगा कि अब तक इसमें अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं। तो ये कौन सा मॉडल हो गया फिर, डेविड ईस्टन मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल। कहते हैं मैनी चेंजेस एंड ऑपरेशनल अमेंडमेंट्स, क्या यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, टूवर्ड्स लॉ हैव सिंस बीन ब्रॉट इन बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड। सिंपल, कहते हैं अब तक बहुत सारे चेंजेस जो है हम इसमें कर चुके हैं क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं। जीएसटी जो है अभी तक संभला नहीं है सरकार से, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि समझ में नहीं आ रहा। इसमें अभी तक मीटिंग्स हो रही हैं, अभी तक इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स हो रही हैं। क्लियर, चलिए, तो ये हमने बात कर ली मॉडल्स के बारे में।
कल हम इसके करते हैं फीचर्स, और आगे सारा जो है प्री इंडिपेंडेंट पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़, तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स?